नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्पेक्ट्रम का ये चल रहा है सीरीज और हम इसको चैप्टर वाइज खत्म कर रहे हैं, नोट्स भी बना रहे हैं। आज है छठा दिन और 5वें चैप्टर का तीसरा भाग मैं लेकर आया हूं और तीसरा भाग हम लोग लाइन से जब पढ़ेंगे सभी चीजें हम लोग समझ में आएगी और याद भी होगी। और अगर आपने बाकी के वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक पड़े हुए हैं, आप उन्हें जाके जरूर देखिए, शुरू से आपको समझ में आएगा। और नोट्स भी जल्दी से बना लीजिए, अभी बहुत देर नहीं हुई है। और अगर अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा देर हो जाएगी तो फिर ये मुश्किल पहाड़ हो जाएगा पढ़ना। तो आइए चलते हैं। तो आज हम आगे चलते हैं। हमने पढ़ा था मैसूर विजय, और मैसूर विजय के बाद टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर साम्राज्य बिखर के रह गया। मराठा, निजाम और अंग्रेज, इन तीनों ने मिलके मैसूर राज्य को अपने अपने हिस्से में बांट लिया। अब इसके बाद आगे की कहानी क्या हुई इसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस 5वें चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं? 5वें चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं अंग्रेजों का विस्तार, अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार एवं सुदृढ़ता। अब इसमें हमें ये पढ़ना है कि किस प्रकार अंग्रेजों ने अपने आप को भारतवर्ष में सुदृढ़ बनाया, और केवल भारतवर्ष में ही सुदृढ़ नहीं बनाया बल्कि भारत से बाहर जो सीमा राज्य थे, सीमा पार राज्य थे, वो उसमें भी अपनी जो है एक पकड़ बनाई। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए ये पेज नंबर है, आपने अगर स्पेक्ट्रम की बुक निकाली है तो ये टीपू सुल्तान के बाद का मैसूर या पश्चात मैसूर, ये पेज नंबर 98 है। अब देखिए 100 पेज लगभग हम लोग पढ़ रहे हैं और ये 132 पेज, 132 नहीं कहूँगा मैं, ज़्यादा हो गया है, 140 पेज का ये नोट्स बन चुका है। आप कहते हैं नोट्स कैसे बनाएं, कितना इजी देखिए हमारा ये चल रहा है। हो सकता है 400 पेज का हम बड़ी आराम से नोट्स बना लें और हमें सारा चीज़ याद भी रहे, सभी चीज़ हमें याद भी रहे। क्यों? क्योंकि हमने रटा नहीं है, हमने कहानी को समझा है, परखा है और हमने उसको जिया है, एकदम देखा है कि हाँ ऐसे ऐसे जो है लड़ाइयाँ हुई, बस वैसे ही आपको समझना है। चलिए बिना देर किए हुए मैं शुरू करता हूँ। तो अब हमें जो पढ़ना है 99 पेज से, सर्वोच्चता हेतु आंग्ल मराठा युद्ध, सर्वोच्चता हेतु आंग्ल मराठा युद्ध। और यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे? तो देखिए जो मैंने नोट्स तैयार किया है, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मराठा शक्ति की पराजय या आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ना है, सिंध विजय पढ़ना है, सिंध पर किस प्रकार अंग्रेजों ने विजय किया स्टेप बाय स्टेप, पंजाब पर किस प्रकार विजय किया, उसके बाद पंजाब पर विजय करने के बाद आंग्ल सिख जो युद्ध हुए उसके बारे में पढ़ना है, और उसके बाद किस प्रकार ब्रिटिश शक्ति ने अलग अलग नीति लगाकर, जैसे कि घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी, या फिर सहायक संधि, या फिर व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सॉरी। तो किस तरह इन्होंने अलग अलग नीति लगाकर, किसने लगाकर जो है भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया। और ये लगभग हम लोग 99 से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे 115 पेज तक पढ़ेंगे, यानी 15 पेज हम लोग स्पेक्ट्रम से समझेंगे और हमें याद भी हो जाएगा। तो चलिए मैं बुक को रखता हूं और आप लोग बुक भी साथ में लेके पढ़िए, बुक भी साथ लेके बैठिए। मैं आपको अपने नोट्स से पढ़ाता हूं, नोट्स की एक पेज में डालता हूं और उसको समझाने का प्रयास करता हूं। ध्यान से समझिएगा। तो ये मेरा नोट्स है, नोटबुक है, और इस नोटबुक में सबसे पहले जो मैंने हेडिंग दी है, मैं आपके स्क्रीन पे डाल रहा हूँ अभी। सबसे पहले जो मैंने हेडिंग दी है वह है मराठा शक्ति की पराजय का कारण। देखिए आंग्ल मराठा युद्ध हुए, मराठाओं की महत्वाकांक्षा इतनी अधिक थी कि वह दिल्ली तक जो है अपना राज्य विस्तार करना चाहते थे। मराठा काफ़ी शक्तिशाली थे, शिवाजी या फिर शाहू जी, बाजीराव वन, ये सब बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। लेकिन उसके बाद जो राजा आए, जो भी मतलब राजा नहीं कहेंगे, पेशवा कहिए उसको, वो अपने क्षेत्र के राजा ही थे,
जब वो आए तो वो उतने प्रभावशाली नहीं रहे, वो उतने कमज़ोर, वो बहुत ही कमज़ोर थे, वो उतने मजबूत शासक नहीं थे। फिर भी उन्होंने जो है अंग्रेज़ों से टक्कर लेने की कोशिश की। कुछ आंतरिक समस्याएं थी और उन्होंने जो है बार बार उन्हें अंग्रेज़ों से मात खानी पड़ी, बार बार अंग्रेज़ों से उन्हें पराजय मिली। अब इस पराजय का क्या कारण था, अगर हम ये समझ लेंगे तो हमें पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। तो आप देखिए आपके स्क्रीन पे, पहला कारण जो है वह है परस्पर विश्वास का अभाव एवं व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। परस्पर विश्वास मतलब एक दूसरे पे विश्वास किसी को नहीं था, हर कोई अपनी पूरी अपनी रोटी पका रहा था। और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी, मतलब कि जो भोंसले भोंसले थे नागपुर के या फिर अलग अलग रजवाड़े थे, सबकी अपनी अलग अलग महत्वाकांक्षा थी कि हमें बस अपने लिए करना है। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मतलब अगर किसी टीम के साथ खेल रहा हूं तो टीम के लिए खेलूं या फिर केवल अपने लिए खेलूं, तो वो लोग केवल अपने लिए खेल रहे थे, केवल अपने लिए संघर्ष करना चाहते थे। तो परस्पर विश्वास का अभाव था, आपस में एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। और दूसरा कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा थी, अपनी एक अलग चाह थी और उसी स्वार्थ के पीछे जो है वो लोग पागल थे, जिसका जो एक बहुत बड़ा कारण था उनकी हार का। पहला कारण ये हो गया। दूसरा कारण कि दोषपूर्ण आर्थिक संगठन। अब दोषपूर्ण आर्थिक संगठन, आर्थिक का अर्थ आप लोग समझते होंगे, आर्थिक का मतलब होता है पैसों का लेन देन। ये उनमें जो था वो मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पाते थे, यानी जो उनका वित्त का जो है उनके कह सकते हैं राज्य को चलाने के लिए जो उनके पास धन था उसका प्रबंधन वो ठीक से नहीं कर पाते थे। कहीं जहां नहीं खर्च करना है वहां ज़्यादा खर्च कर देते थे, जहां खर्च करना है वहां बिल्कुल नहीं करते थे। ऊपर से उनके पास कोई आय का स्रोत नहीं था। पूरे महाराष्ट्र में, मराठी साम्राज्य में पथरीली भूमि की संख्या अधिक थी और उनका जो आर्थिक स्रोत है आने वाला, जो उनका इनकम आने वाला है, केवल लूट मार और जो कर है सरदेश मुखी और चौथ, यही सबसे उनको पैसा आता था। कोई बहुत बड़ा कृषि से उन्हें टैक्स नहीं मिल पाता था। तो एक दोषपूर्ण आर्थिक संगठन, पैसा था भी जो उसका सही उपयोग नहीं था और ऐसे तो पैसे कम थे ही, आय का कोई अच्छा स्रोत नहीं था, जो कि एक महत्वपूर्ण कारण बना मराठाओं की हार का। उसके बाद विकेंद्रीकरण। देखिए, एक होता है केंद्रीकरण, एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का मतलब समझते हैं। ये एक कारण था मराठाओं की हार का। केंद्रीकरण मतलब एक बिंदु है, एक केंद्र है और सभी शक्तियां आके वहां मिल जा रही हैं, इकट्ठा हो जा रही हैं। जैसे एकता में बल होता है, तो सभी एक जगह के मिल गए, मिल के लड़ाई की। अब यहाँ पे क्या था, एक बिंदु थे मराठा और उससे जो है अलग अलग छटक के अलग अलग रजवाड़े बन गए। तो देखिए किस तरह से जो है अलग अलग रजवाड़े में टूट गया मराठा साम्राज्य, छोटे छोटे रजवाड़े बन गए और उसके बाद जो है राज्य का विकेंद्रीकरण हो गया। मतलब विकेंद्रीकरण मतलब शक्ति कहीं एक जगह केंद्रित नहीं थी, छोटी छोटी शक्तियों में वो लोग बट गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा विकेंद्रीकरण कारण था मराठाओं की हार का। उसके बाद था आर्थिक विषमता। देखिए, कहीं ना कहीं आर्थिक विषमता और दोषपूर्ण आर्थिक संगठन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन आर्थिक विषमता और दोषपूर्ण आर्थिक संगठन में यही अंतर है कि दोषपूर्ण आर्थिक संगठन मतलब कि उनका जो आर्थिक व्यवस्था था वो सही नहीं था, और आर्थिक विषमता में आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही विषम स्थिति थी उनके सामने कि आर्थिक रूप से मजबूत कैसे बनाया जाए, क्योंकि स्रोत बिल्कुल भी नहीं था। तो दोनों में यही अंतर था। उसके बाद दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था। दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था का अर्थ है कि जो सैनिक व्यवस्था थी उनकी, वो आधुनिक रूप से, वो लोग कुछ सेना का कुछ भाग आधुनिक रूप से प्रशिक्षित था, लेकिन सेना का बहुत बड़ा भाग आधुनिक रूप से प्रशिक्षित नहीं था। समय पर वेतन नहीं मिलता था, समय पर उनको सुविधाएं नहीं मिलती थी, तो सैन्य व्यवस्था पूरी तरह से गड़बड़ थी। सेनापति जो थे उनकी अपनी एक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कह सकते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ था, और वो लोग जो हैं राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नहीं थे। आगे जो मराठा
साम्राज्य जो आगे आया, तब सैन्य व्यवस्था उनकी बहुत ही लचर हो गई। तो यहाँ पे जो है दोषपूर्ण सैन्य व्यवस्था, एक सैनिक व्यवस्था जो उनकी थी, वह भी एक बहुत बड़ा कारण था उनकी हार का। उसके बाद है उग्र राष्ट्रीयता का अभाव। देखिए, बाजीराव वन के समय में, शिवाजी वन के समय में जब जो है उनका भगवा लहराता था, तो कई राज्य एक बार में जीत लिए जाते थे। एक उग्रता थी, उग्र स्वभाव, होता नहीं कि एकदम राष्ट्र के प्रति मरना है, मिटना है, ऐसे वैसे बहुत सारी चीजें थी। उग्र राष्ट्रीयता का उस समय विकास हो रहा था। वहीं जब बाजीराव वन के बाद जब अलग मराठा साम्राज्य आए, आगे के जो है माधवराव वगैरह जो आए, और जब ये रजवाड़े बट गए, तो इनमें जो था उग्र राष्ट्रीयता का बहुत ही अभाव था। इनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना न के बराबर थी। तो जब राष्ट्रीयता की भावना नहीं रहेगी तो हिम्मत नहीं मिलेगी और लड़ाई में हमेशा पीछे रहेंगे। तो उग्र राष्ट्रीयता, राष्ट्र के लिए लड़ने के लिए राष्ट्र के प्रति भावना होने की जरूरत है, एक कहते हैं इमोशन होने की जरूरत है, तब भी लड़ा जा सकता है, वो नहीं था इनके पास। तो उग्र राष्ट्र भावना का जो है हमेशा अभाव रहता था, ये एक कारण था। अगला है आत्मनिर्भरता का अभाव। अब ये जो थे बहुत सारी चीजों के लिए दूसरे पे निर्भर थे, अपनी सैनिक व्यवस्था हो, अपनी वित्तीय व्यवस्था हो, कोई भी चीज के लिए इनके पास अपना स्रोत जो है लगभग नहीं था। सैनिक थे, सैनिकों को वेतन देने के लिए ये चौथ और सरदेशमुखी जैसे कर पे निर्भर रहते थे, कर आएगा, नहीं आया तो उन्हें समय से वेतन नहीं मिला। आत्मनिर्भर नहीं थे ये। कभी कभी तो क्या होता था कि दूसरे राज्यों पे भी निर्भर रहते थे कि वो हमारी सहायता करेंगे, उनसे हमारी संधि होगी। तो ये जो था आपका आत्मनिर्भरता का अभाव था, जिसकी वजह से जो है इन्होंने ये लड़ाई में पीछे रहे। उसके बाद अगला है सुदृढ़ शासन व्यवस्था का अभाव। अब सुदृढ़ शासन व्यवस्था क्या होती है? सुदृढ़ शासन व्यवस्था यह होती है कि जब राजा के हाथ में पावर होती है, पेशवा के हाथ में शक्ति थी, तो पेशवा का यह कार्य था कि वो जो है इस पूरी व्यवस्था को, जो ऊपर मैंने सारी व्यवस्था बताया, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे वह सैन्य व्यवस्था हो, चाहे वह कर वसूलने की पूरी व्यवस्था हो, कोई भी व्यवस्था जो है, कोई भी शासन सही चलाने के लिए शासक का जो है क्या रहना जरूरी है? शासक का प्रबल रहना जरूरी है। एक अच्छा शासक, एक अच्छा सक्षम शासक ही अच्छे से अपनी शासन को चला सकता है, जो कि आगे चल के मराठा जो पेशवा थे उनमें बिल्कुल नहीं था। तो शासन व्यवस्था चलाने का तरीका उनको पता नहीं था, इसलिए जो है सुदृढ़ शासन व्यवस्था का हमेशा अभाव रहा और वे मराठे जो है हार की ओर अग्रसर हुए। उसके बाद योग्य नेतृत्व का अभाव। अब आप समझ के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, योग्य नेतृत्व का अभाव और शासन व्यवस्था, सुदृढ़ शासन व्यवस्था का अभाव। तो नेतृत्व करते जो थे वो आगे जो भी पेशवा आए वो सक्षम नहीं थे, योग्य शासक नहीं मिले उसको, मराठा साम्राज्य को, जो कि एक बहुत बड़ा कारण था। उसके बाद अंग्रेजी, अब यहाँ पे उल्टा चलिए, अब यहाँ इनकी बुराई हो गई, अब अंग्रेजों की बड़ाई। यानी अंग्रेज जो थे वो सक्षम थे, उनके पास अच्छी सेना थी, अच्छे आधुनिक हथियार थे, अच्छी व्यवस्था थी, अच्छा नेतृत्व करता था। तो अंग्रेजी शक्ति की श्रेष्ठ था और गुप्तचर व्यवस्था जो उनकी थी, जो कहते हैं ना विजिलेंस, वो बहुत ही मजबूत था। गुप्तचर जो है मराठाओं के हर क्षेत्र में उनके अपने गुप्तचर होते थे, जो वहाँ की खबर उनको देते थे, और कोई भी स्थिति को वो अंग्रेज पहले भांप जाते थे और उसी के अनुसार वह काम करते थे और उनको हरा देते थे। तो अंग्रेजों की सुदृढ़ता, श्रेष्ठता और उनकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत बड़ा कारण थी मराठाओं को हार की ओर ले जाने के लिए। असहयोग और उच्च आदर्श का अभाव। अब उच्च आदर्श तो आप समझते हैं, उच्च आदर्श का मतलब होता है असहयोग, एक दूसरे को सहयोग नहीं करते थे, अलग अलग रजवाड़े थे, सब मिल के नहीं लड़ते थे, कोई एक दूसरे को सहयोग नहीं करता था, तो असहयोग की भावना। ऊपर से ये लोग क्या करते थे, मार काट तो नहीं मचाते थे, लेकिन लूटपाट बहुत मचाते थे अपने क्षेत्र में। तो इनके क्षेत्र के जो लोग थे वो भी इनको सहयोग देने के लिए जो है राजी नहीं होते थे, क्योंकि ये जो थे जो इनके आसपास के क्षेत्र थे, जिनसे वे कर लेते थे, जिनसे वे सरदेशमुखी और चौथ जैसे कर लेते थे, जबरदस्ती वसूलते थे, लूट लेते थे। जो जिनको लूटिएगा वो आपका साथ क्यों देंगे? तो असहयोग, इनको कहीं से भी सहयोग नहीं मिलता था। उच्च आदर्श की कमी, उच्च आदर्श तो थे ही नहीं। उच्च आदर्श होता तो आप लूटपाट नहीं करते, आप कर की व्यवस्था को सुदृढ़ करते, कर की व्यवस्था को मजबूत करते, और आप उसी से जो आपका इनकम स्रोत है उसी से आप जो है आय स्रोत को ही आप
आगे की ओर ले जाते। तो यहाँ पे जो है उच्च आदर्श का अभाव था। तो ये जो थे 12-13 जो है कारण थे क्या, मराठाओं की हार की, मराठा शक्ति का पराजय जो भारत में हुआ, ये सारे कारण थे। अब कहानी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार मराठा अंग्रेज से क्यों हारते थे, क्यों मराठाओं की पराजय हुई। तो ये सारे के सारे कारण थे। अब मराठा हार गए। अब अंग्रेजों का जो है कुछ क्षेत्र विस्तार उन्होंने किया, केवल भारत नहीं, भारत से बाहर, उस समय भारत में ही वो हिस्सा था अफगानिस्तान, पाकिस्तान। अफगानिस्तान थोड़ा अलग था, पाकिस्तान वगैरह तो था ही नहीं। सिंध विजय, सिंध जो है वह भारत के बाहर का एक ऐसा क्षेत्र जो कि शुरू से ही स्वतंत्र था। वहां पे अमीरों का शासन था। अब ये अमीर कौन थे, ये अमीर कौन थे, देखिए मैं डाल रहा हूं पेज, आपको शुरू से पहले ये समझना होगा कि ये अमीर कौन थे। तो 1770 का दशक चल रहा था। उस समय बलूच जनजाति एक थी, बलूच जनजाति पहाड़ों पे रहती थी। अब वो सिंध में जो है बलूच जाति क्या हुई, पहाड़ों पर से उतर गई। मौसम और जलवायु में परिवर्तन हुआ, पानी की कमी हुई और वो पहाड़ों पर जो रहती थी, पहाड़ों से उतर के मैदानी स्थल में आ गई, और मैदानी स्थल में आ गई और वहीं पे जो है सिंध में बस गई। वो प्रजाति जो है 1783 तक उन्होंने क्या किया, सिंध पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। 10-12 साल में उन्होंने क्या किया, पूरी तरह से सिंध पर अपना अधिकार कर लिया। अभी तक सिंध स्वतंत्र है, अंग्रेजों का आगमन सिंध में नहीं हुआ है। अब वहां के जो राजकुमार थे सिंध में पहले से, उनको क्या किया, देश निकाला इन्होंने, दे दिया, राजकुमार को भगा दिया जो पहले से थे, और वो लोग खुद जो है राजा बन गए। वहां पे मीर बंधु, अब मीर बंधु जो थे बलूच के नेता, बलूच नेता थे। होता नहीं है कि कहीं भी स्टूडेंट ग्रुप हो, चाहे वह एम्प्लॉई किसी कर्मचारी ग्रुप हो, हर जगह कोई एक अच्छा नेता होता है। तो वैसे ही मीर बंधु 2 भाई थे बलूच नेता के, वो दो भाई जो थे, माफ कीजिएगा 4 भाई थे, उन्हीं को मीर बंधु कहा जाता था। वो चारों भाई नेता थे, उन्होंने ही शासन चलाया और खुद को अमीर बोला। अमीर का मतलब लॉर्ड ऑफ सिंध, यानी सिंध का भगवान, सिंध का राजा, सिंध का शासक। उन्होंने खुद को सिंध का शासक बोला, बोले हम अमीर हैं, यानी हम सिंध के शासक हैं। अब यहाँ से जब वो शासन करने लगे तो उन्होंने बहुत सारे नियम कानून बनाए, कई सारे कड़े नियम, जैसे कि उनके क्षेत्र से कोई ना गुजरे, उनके क्षेत्र में कोई ना बसे, बिना आज्ञा के उनके क्षेत्र में कोई काम ना करे। बहुत सारे उन्होंने जो है नियम और कानून बनाए। अब लॉर्ड वेलेस्ली का आपने नाम सुना होगा। 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली की नज़र सिंध पर पड़ी, और लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है सिंध को से जो है वाणिज्यिक संबंध मतलब कह सकते हैं बिजनेस रिलेशनशिप, यानी व्यापारिक संबंध बनाने का प्रयास किया। क्योंकि हर जगह अंग्रेजों का एक ही मोटो रहता था कि पहले व्यापारिक संबंध बनाओ, व्यापार करो, और व्यापार करने के लिए वहाँ पे किलेबंदी करो और उसके बाद राज्य हथियार लो। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने वाणिज्यिक संबंध बनाने का प्रयास किया। अमीरों ने बिल्कुल भी इसे जो है कह सकते हैं अप्रूव नहीं किया, बिल्कुल भी उसे आदेश नहीं दिया, और बोला कि अंग्रेज जो एजेंट यहाँ कुछ हैं, आ गए हैं, घुस गए हैं, उन्हें समय दिया कि जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो मार के भगा देंगे तुमको, हमारे सिंध में नजर मत आना। क्योंकि वो जानते थे अंग्रेजों के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में। उन्होंने अंग्रेज एजेंट को धमकी दे डाली और बोला कि निकल जाओ हमारे सिंध से। काफी प्रयास के बाद जब विलियम बेंटिक का समय था 1832, विलियम बेंटिक जो है अमीरों के साथ कुछ संधि की। उन्होंने कहा ठीक है, व्यापार मत करने दीजिए, एक संधि कर लीजिए हमारे साथ, और संधि में जो है, क्योंकि संधि नहीं करेंगे तो हमें मजबूरन हमला करना पड़ेगा। अब अमीरों को ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही थी। उन्होंने क्या किया, ठीक है संधि में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो अमीरों के साथ संधि कर ली, विलियम बेंटिक और अमीर, सिंध के अमीर साथ। इस संधि में क्या था कि अंग्रेज व्यापारियों को सिंध के क्षेत्र से गुजरने की अनुमति मिल गई। मतलब आप वहां से गुजर सकते हैं, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई कर नहीं लिया जाएगा, ये चीजें। उसके बाद सिंध में नहीं बसेंगे, मतलब हम खाली गुजरेंगे, वहां से रास्ता हमको दीजिए, हम व्यापार करते हुए निकल जाएंगे, हम वहां बसेंगे नहीं, कोई भी अंग्रेज व्यापारी सिंध में नहीं बसेगा। उसके बाद कि सैन्य टोल की मांग नहीं होगी, मतलब कि अगर
आपके सैनिक आप वहां से ले जाते हैं, गुजारते हैं, तो सैन्य के लिए अलग से टैक्स जो है वो आपसे, मिलिट्री टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। सैन्य टोल की मांग अमीरों द्वारा नहीं होगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि कच्छ के लुटेरों को नियंत्रित करने के लिए अमीर जो है जोधपुर के राजा का साथ देंगे। अब कच्छ जो है वो गुजरात में था और वहां लुटेरे रहते थे, तो लुटेरे क्या करते थे, व्यापारियों को लूट लेते थे। अब उनको भगाने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए जोधपुर के राजा का हमेशा प्रयास रहता था कि वो क्या करे, कि उसको नियंत्रित करने का प्रयास करे। तो यहाँ पे अमीरों को बोला गया कि आप जो है उनका साथ देंगे। अमीर जो थे वो सिंध वहाँ पर बीच में पड़ता था और वहाँ से जो है वो चाहते थे कि जो कच्छ के लुटेरे हैं उनको नियंत्रित करने के जो भी राजा, जोधपुर ही नहीं, जो भी राजा प्रयास करते हैं उनका साथ अमीरों को देना है। उसके बाद एक दूसरे से ईर्ष्या नहीं करेंगे। हम अंग्रेज हैं, आप सिंध हैं, नस्लें अलग हैं, भाषा अलग है, रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, लेकिन आप जो है हमसे ईर्ष्या नहीं करेंगे, हमसे द्वेष नहीं करेंगे, हमारे प्रति आपका प्रेम बना हुआ रहेगा। तो ये संधि की। अब देखिए कैसे लोग संधि करते थे और धीरे धीरे उसमें घुस जाते थे। घुसने के बाद कैसे उन्होंने अमीरों को उखाड़ फेंका और अंग्रेज सिंध में बस गए। अब आए लॉर्ड ऑकलैंड। अब लॉर्ड ऑकलैंड और सिंध में क्या था, 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड जो है गवर्नर जनरल बने भारत में। उन्होंने क्या किया, रूस के आक्रमण से बचने के लिए, खुद को बचाने के लिए उन्होंने सिंध क्षेत्र चुना। सिंध क्षेत्र परफेक्ट था कि ताकि जो है वह रूस के आक्रमण से जो है, रूस शक्ति उस समय बढ़ रही थी, उस समय अग्रसर थी और शक्ति का जो है बहुत ही विस्तार हो रहा था। तो रूसी शक्ति से बचने के लिए उन्होंने क्या किया, सिंध की ओर देखा। कंपनी की सेना जो है सिंध में अमीरों के खर्च पर रखी गई। अब कहते नहीं है सहायक संधि की तरह कि भाई हमारी सेना रहेगी, अमीरों को कहा गया कि आप नहीं रखेंगे तो आपको, आप पे रशिया कब्जा कर लेगा, आपके पास उतनी शक्ति नहीं है, हथियार नहीं है, आप केवल नियम कानून लगा सकते हैं, आप हमें बताइए, हम अपनी सेना रखते हैं। तो कौन नहीं चाहता है कि हमारे राज्य की सुरक्षा हो। अमीरों ने अलाउ कर दिया, चलिए ठीक है सेना रखिए, हम खर्च देंगे। तो अमीरों के खर्च पर जो है सिंध में लॉर्ड ऑकलैंड के समय क्या रखा गया, सेना रखा गया। उसके बाद 1836 में जो है सिंध जो है ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र बन गया। अब देखिए ब्रिटिश शासित और ब्रिटिश संरक्षित में अंतर होता है। ब्रिटिश शासित मतलब होता है कि ब्रिटिश का शासन हो गया है, ब्रिटिश संरक्षित का मतलब है कि ब्रिटिश के संरक्षण में आ गया है, मतलब वही बचाव करेंगे। उसके बाद फिर 1838 में 2 साल के बाद एक त्रिपक्षीय संधि हुई। ये त्रिपक्षीय संधि 3 लोगों के बीच हुई थी। त्रिपक्ष मतलब 3 पक्ष, अंग्रेज, महाराजा रंजीत सिंह और सिंध के अमीर, ये तीनों लोगों के बीच में हुई। क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह उस समय बहुत ही प्रबल शासक थे, बहुत ही मजबूत शासक थे और उनका रहना जरूरी था, उनके साथ संधि जरूरी थी। यहाँ पे क्या हुआ, शाह शुजा का सिंध पर से अधिकार छूट गया। शाह शुजा जो चाहता था कि सिंध पर मैं अधिकार कर लूं, तो शाह शुजा का छूट गया क्योंकि तीनों लोग जो है, तीनों के बीच में संधि हो चुकी थी। 1839 में सिंध ने जो है आखिरकार सहायक संधि स्वीकार ही कर ली। तो देखिए राज्य विस्तार के लिए ये लोग जो क्या करते थे, अलग अलग नीति अपनाते थे, तो सहायक संधि की नीति भी उसमें से एक थी। अब सहायक संधि देखिए कैसे उन्होंने सिंध में लागू करवा दिया। यही तो चाहते थे अंग्रेज कि हम ऐसा सिंध का स्थिति बना दो कि हमारे बिना उनकी रक्षा नहीं हो, वो ऐसा हो जाए कि हमारी सेना के बिना वो राज्य अधूरा लगे। तो ऐसी स्थिति बनाई गई जानबूझ के और अंत में 1839 में सिंध ने जो है सहायक संधि को अपना लिया। अब पूरी तरह से ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र बन गया। फाइनली अब सिंध को कमजोर कर दिया गया क्योंकि सेना अंग्रेजों की है, लड़ाई होगी। अगर अंग्रेज ही हमला कर दे तो क्या सेना अंग्रेज के खिलाफ लड़ेगी? नहीं लड़ेगी। तो यहाँ पे अब सिंध का आत्मसमर्पण का बारी आ गया। अमीरों के नापसंदी के बावजूद जो है अंग्रेजों की सेवा उन्हें लेनी पड़ती थी। वो नहीं चाहते थे लेना, फिर भी उन्हें लेना पड़ता था बाहरी शक्तियों से खुद को बचाने के लिए। तो ना चाहते हुए भी अमीरों को जो है अंग्रेजों की सेवा लेनी पड़ती थी और उसके बदले उन्हें शुल्क देना पड़ता था। उसके बाद अमीरों ने जो है क्या किया कि सोचा कि अंग्रेज को हम भगा देंगे, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू किया, धोखेबाजी करना शुरू किया। कुछ अधिकारियों को अमीरों ने मार भी दिया ताकि जो है ये लोग यहाँ से भाग जाए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अंग्रेज जो है इसका उल्टा असर होगा। अंग्रेज बहुत ही मजबूत हैं और वो क्या कर सकते हैं उनके साथ।
अमीरों द्वारा हर जगह विरोध हुआ, विद्रोह हुआ, बहुत ही बड़ा बड़ा विद्रोह हुआ। अंत में अमीरों को बंदी बना लिया गया। अंग्रेजों ने क्या किया, अमीरों को बंदी बना लिया और सिंध से निर्वासित कर दिया। अब देखिए, जो अमीर एक समय खुद को राजा कहते थे, लॉर्ड ऑफ सिंध कहते थे, अमीर कहते थे, वो अमीर सिंध से ही निर्वासित कर दिए गए। अब अंग्रेज जो है उन्होंने अपने पैर सिंध में जमा लिए और सिंध पर कब्जा कर लिया। अब जो सिंध ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र था, वह सिंध ब्रिटिश शासित राज्य बन गया और वहां के पहले गवर्नर बनाए गए चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर सिंध के पहले स्वतंत्र गवर्नर थे, जिनका पूरा अधिकार सिंध पे था। तो देखिए कैसे सिंध विजय अंग्रेजों ने की। ये सिंध की कहानी है। इसे आप जो है भारत में जो है सीमावर्ती राज्यों पर अधिकार किया अंग्रेजों ने, कई राज्यों पर, अफगानिस्तान हो चाहे वह सिंध हो। उन्होंने चाइना तिब्बत, इसको मतलब तिब्बत को भी नहीं छोड़ा था। तो आंग्ल तिब्बत युद्ध भी हुआ है, तो उसमें आप इसको शामिल कर सकते हैं इस कहानी को। देखिए कैसे कहानी वाइज हमें समझ में आ गया कि किस प्रकार जो है सिंध में अमीर बसे, किस प्रकार अमीरों से संधि हुई। एक बार तो असफल भी हो गए लॉर्ड वेलेस्ली। किस प्रकार उन्होंने अपने पांव पसारे, किस प्रकार सिंध में सहायक संधि लगी और किस प्रकार सिंध को मजबूर किया सैन्य सहायता लेने का खुद के खर्च पर। और उसके बाद धीरे धीरे सिंध जो है ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र बन गया और ब्रिटिश संरक्षित क्षेत्र से वह सिंध जो है ब्रिटिश शासित क्षेत्र बन गया। कितना आसान था इसे पढ़ना। अब यहाँ पे सिंध विलय हो गया। अब उनकी नजर पड़ी पंजाब पे। पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य था, जहां पे कृषि से बहुत सारा इनकम उनको आ सकता था। और वहां पे समस्या यह थी कि सिख साम्राज्य बहुत ही मजबूत साम्राज्य था, बहुत ही महान नेता थे वहां पे और बहुत ही बड़े बड़े शासक हुए। सिख साम्राज्य एकीकृत था, एक जगह इकट्ठा था और सब में बहुत जबरदस्त एकता थी। सिखों का जो है मनोबल बहुत ऊंचा था। गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु हुई तो गुरु गोविंद सिंह एक चीज सिखा के गए सिखों को। क्या सिखा के गए कि लड़ना है, शस्त्र विद्या सीखनी है। तो उन्होंने शस्त्र विद्या जो होती थी उससे प्रशिक्षित किया सिखों को लड़ना सिखा के गए। अब यहाँ पे उनकी मृत्यु होने के बाद भी सिख साम्राज्य बहुत विकसित हुआ, लेकिन थोड़ी सी एकता की कमी थी। और कहीं ना कहीं सिख साम्राज्य के पक्ष में, सिख साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए 12 मिसलों में सिख राज्य को बांट दिया गया। 12 मिसलों में 11 मिसल तो कुछ खास नहीं थे। एक मिसल था, मिसल मतलब समझिए एक छोटे छोटे टुकड़े में। एक मिसल था सुकेर चकिया मिसल। सुकेर चकिया मिसल के जो राजा थे वह थे महाराजा रंजीत सिंह, जो सबसे शक्तिशाली थे। और उनके समय में क्या हुआ, पंजाब ने विकास किया, सदृढ़ता इतना कि जब तक रंजीत सिंह जिंदा थे अंग्रेजों की हिम्मत भी नहीं हुई कि वह सिख राज्य पर देख पाए। यहां तक कि उनसे संधि करते थे और ना ही महाराजा रंजीत सिंह अंग्रेजों से लड़ते थे और ना ही वो लोग लड़ते थे, कि दोनों एक दूसरे की शक्तियों से परिचित थे। जानते हैं सुकेर चकिया मिसल और रंजीत सिंह के बारे में। तो देखिए, स्थानीय क्षेत्रों को उन्होंने जीता था। जो रंजीत सिंह थे, छोटे छोटे क्षेत्र जो स्थानीय लोकल एरिया, उनको उन्होंने जीता और अफगानियों से अच्छे संबंध बनाए। यहाँ तक कि अब एक जमन शाह थे, जमन शाह अफगानी राजा, उनकी तोप गिर गई थी चिनाब नदी में। वहां से उन्होंने उसके तोप को निकलवा कर उसकी मरम्मत करवा कर सुरक्षित फिर जमन शाह को भिजवा दिया था। तो जमन शाह इस व्यवहार से बहुत ही खुश हुए थे और उन्होंने उसे क्या दिया था, कोहिनूर हीरा भेंट किया। कोहिनूर हीरा ही भेंट नहीं किया, लाहौर का प्रांतीय शासक घोषित कर दिया कि लाहौर उनके इलाके में था, लेकिन उन्होंने बोला कि महाराजा रंजीत सिंह आप बहुत ही अच्छे शासक हैं, लाहौर पे आप जो है अपना शासन चलाइए, आप बहुत अच्छे चला सकते हैं। तो 1799 में जमन शाह ने क्या किया, रंजीत सिंह को क्या दिया, लाहौर का शासक बना दिया। 1805 में जो है रंजीत सिंह ने जम्मू कश्मीर और अमृतसर पर कब्जा कर लिया और जम्मू कश्मीर और अमृतसर पर कब्जा करते ही उन्होंने यह घोषणा कर दी कि जम्मू कश्मीर जो है
जम्मू कश्मीर और अमृतसर पर पूरी तरह सिख राज्य जो है हावी हैं, और राजनीतिक राजधानी उन्होंने लाहौर को बनाया और धार्मिक राजधानी अमृतसर को बनाया। अमृतसर उनके लिए बहुत धर्म का एक केंद्र था। वहाँ पे जो है स्वर्ण मंदिर उस समय वैसा तो नहीं था, लेकिन वहाँ पे था, और वहाँ पे गुरुद्वारा उनका था। तो एक धर्म की राजधानी थी, धार्मिक राजधानी उसको बनाया गया अमृतसर को, और लाहौर को राजनीतिक राजधानी बनाया गया, क्योंकि लाहौर सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता था। अब यहाँ से रंजीत सिंह और अंग्रेज, 25 अप्रैल 1809 का समय था रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में अमृतसर की संधि हुई, 25 अप्रैल 1809 को। क्यों हुई संधि, क्या जरूरत थी संधि की? संधि की बहुत बड़ी जरूरत थी। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था अंग्रेजों को, रंजीत सिंह को, कि कोई बाहरी हमला होगा तो बड़ा क्षेत्र और क्षेत्र का बंटवारा नहीं, एग्जैक्ट पता नहीं है कि कौन किसका क्षेत्र है। अंग्रेज भी आए हुए हैं, हम भी आए हुए हैं, कौन किस क्षेत्र की रक्षा करे, इसके लिए सीमा निर्धारित होना बहुत जरूरी था। तो अमृतसर की संधि जो 1809 में हुई थी, उसके लिए सीमा का निर्धारण जो था, सीमा के निर्धारण के लिए ही हुई थी। तो सतलज नदी जो थी उसको सीमा बना दिया गया। सतलज नदी के इस पार का क्षेत्र रंजीत सिंह, और सतलज नदी के इस पार का क्षेत्र कौन? अंग्रेज। तो सतलज नदी को जो है मेन मुख्य मुद्दा यही था कि सीमा का निर्धारण करना था। अब अंग्रेज रंजीत सिंह द्वारा तटस्थता की नीति अपनाई गई। तटस्थता का मतलब होता है कि अब एक किनारे रहे, ना वो इनके क्षेत्र में आए न वो इनके क्षेत्र में गए। लेकिन एक बहुत ही दुर्भाग्यवश घटना हुई 1839 में, क्योंकि जो आता है उसको जाना है, जिसने जन्म लिया है उसको मरना है। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 1839 में रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई। फिर भी अंग्रेज चाहते नहीं थे कि भाई अब रंजीत सिंह की मृत्यु हुई तो सिख तो भाई बहुत सिख लड़ सकते हैं, ज्यादा सिखों के सामने कूदना नहीं है। लेकिन अंग्रेजों की नजर थी सिख राज्य पर, और इसका मौका भी जो है मिल गया। 1845 से 49 के बीच में 5-6 साल शासन सही चला। 45 से 49 के बीच में उन्होंने सिखों ने जो है 2 बार युद्ध कर लिया अंग्रेजों से, और दोनों बार उन्हें बुरी तरीके से हार मिली और राज्य अस्तित्वहीन हो गया। कैसे हार मिली जानते हैं इसके बारे में। अब रंजीत सिंह की मृत्यु होने के साथ ही राज्य में गुटबंदी शुरू हो गई। राज दरबार में गुटबंदी मतलब छोटे छोटे गुट में लोग बट गए, और लोग जो हैं कहते हैं ना कि गैंगवाजी करने लगे, चुगली करने लगे, एक दूसरे के खिलाफ नीति बनाने लगे कि हो सकता है हम भी राजा बन जाए, हमें शासन मिल जाए। रंजीत सिंह के बाद सही उत्तराधिकारी नहीं था। एक रंजीत सिंह के 3 पुत्र थे। एक थे खड़क सिंह, उसके बाद दूसरा पुत्र थे शेर सिंह, और सबसे छोटे पुत्र थे दिलीप सिंह। 3 पुत्र थे उनके। तो जो बड़ा पुत्र होता है वही उत्तराधिकारी रहता है। तो खड़क सिंह जो थे वैध उत्तराधिकारी थे अभी तक। अब खड़क सिंह वैध उत्तराधिकारी थे, लेकिन 1839 में ही रंजीत सिंह की मृत्यु के तुरंत बाद ही जो है खड़क सिंह की मृत्यु हो गई। अब खड़क सिंह का जो है अंतिम संस्कार करने जो उनके बेटे गए थे नवनिहाल सिंह, उनकी पिता के जो है अंतिम संस्कार करके लौटते वक्त उनकी भी मृत्यु हो गई। अब बेटे तो, पहला बेटा तो खत्म हो गया, उसका जो है वंश भी खत्म हो गया। अब दूसरा बेटा जिसका नाम था शेर सिंह की बारी आई। लोगों को लगा कि अब शेर सिंह बन जाएगा, तो जो गुटबंदी हो रही थी उन लोगों ने षड्यंत्र रचा, और 1843 में 4 साल में ही शेर सिंह की हत्या कर दी गई। अब तीसरे बेटे की बारी थी दिलीप सिंह उस समय अल्पवयस्क थे और शासन चलाने में सक्षम नहीं थे, बच्चे थे वो। तो दिलीप सिंह, लेकिन राजा तो उन्हीं को बनना था। तो एक रानी जिंद थी, रानी जिंद के संरक्षण में जो है क्या किया गया, महाराजा रंजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे दिलीप सिंह को शासक बनाया गया। निर्णय लेने का जो है शक्ति थी वह महारानी जिंद के हाथों में थी। लेकिन महारानी जिंद की बात जो है कोई ज्यादा मानता नहीं था, कोई ज्यादा जो है उनसे जबरदस्ती आज्ञा ले लेना, उनके खिलाफ कोई उनके मर्जी के खिलाफ कोई काम कर देना, क्योंकि वो रानी थी, वो शासक नहीं थी। शासक दिलीप सिंह थे, बस वो उसकी संरक्षिका थी, उसका बचाव करने के लिए रहती थी। अब जब किसी ने साथ नहीं दिया तो एक व्यक्ति था जिसने जो है उनका साथ दिया, उनका प्रेमी था लाल सिंह। रानी जिंद का एक प्रेमी था, लवर बोल सकते हैं उसको। तो वो जो थे वो लाल सिंह था। लाल सिंह बहुत ही मजबूत आदमी था, बहुत अच्छा उसके पास कूटनीति राजनीति का
समावेश था। उसने क्या किया, सेना को जो है, जो सेना भाग रही थी, सेना छटक रही थी, सभी सेना को एकत्रित किया और अपने पक्ष में कर लिया। ये बहुत बड़ी सफलता थी उस समय सिख साम्राज्य के लिए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अंग्रेज सक्रिय हो गए। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद अंग्रेज सक्रिय हो गए। हमेशा जो अंग्रेज की जो नज़र थी ना, वो सिख साम्राज्य पर रहती थी, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। अब ये मौका जो है अंग्रेजों को दे दिया सिख सेना ने। क्या हुआ कि रानी जिंद से बलात आज्ञा, बलात आज्ञा का मतलब होता है कि बिना उनकी मर्जी के आज्ञा, है ना, जैसे एक वो शब्द होता है ना बलात्कार, तो बिना किसी के आगे के बिना उससे कोई कार्य करना, तो वैसे ही बलात् आज्ञा ले लिया, यानी कि बिना उनकी मर्जी के उनसे आज्ञा लेके उन्होंने क्या किया कि जो सतलज नदी थी, जहां पे वो बाउंड्री बनी थी कि भाई उस पार अंग्रेज इस पार हम, सतलज नदी के उस पार के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया, यानी अंग्रेजों के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया। सिखों को लगा कि आक्रमण करेंगे तो अंग्रेज भागेंगे और साम्राज्य विस्तार होगा। अंग्रेज क्या भागेंगे, अंग्रेज उसी इंतजार में थे कि आप हमला कीजिए और हम आपको दिखाते हैं अपनी पावर। अब सिख जो है बुरी तरह पराजित हो गए, बुरी तरह सिख सेना पराजित हुई और यहाँ पे लाहौर की संधि हुई। लाहौर की संधि एक अपमानजनक संधि थी सिखों के लिए। बहुत कुछ उन्होंने लाहौर की संधि में खो दिया। तो 1845-46 प्रथम आंग्ल सिख युद्ध यह काल है इसका, और इसमें जो है हारने के बाद जब लाहौर की संधि हुई तो क्या क्या चीजें हुई लाहौर की संधि में। पहला, सतलज नदी के जो दाऊद के क्षेत्र थे, जो आसपास के जितने क्षेत्र थे सिखों के अंदर, वो अंग्रेजों ने ले लिए। पहला क्यों, क्योंकि अंग्रेजों का मानना था कि सीमावर्ती क्षेत्र अगर उनके हक में नहीं रहेगा तो आप फिर से आक्रमण कीजिएगा हम पर, तो क्यों ना आपके क्षेत्र में ही आपके घुसने से पहले आपको जो है सतलज नदी पार करने से पहले आज्ञा लेनी हो। तो सतलज नदी के आसपास का जो भी क्षेत्र था वो सब अंग्रेजों ने ले लिया। पहला लाहौर संधि में यही प्रावधान था। दूसरा प्रावधान था कि सिख सेना की संख्या सीमित कर दी गई। अब कहा गया कि कितने सिख सेना रहेंगे ये हम पे निर्भर करता है, हम बताएंगे। तो सिख सेना की संख्या का जो है निर्धारण कर दिया गया। उसके बाद अंग्रेजी सेना का जो है पंजाब में निर्बाध विचरण, यानी अब जो है अंग्रेजी सेना पंजाब में खुलेआम विचरण कर सकती थी, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होना चाहिए। क्यों, नजर रखने के लिए। उन्होंने कहा कि हम नजर रखेंगे सिख पर कि फिर से आक्रमण न करे। कहीं ना कहीं सब चीज आक्रमण पर निर्भर था। लाहौर की संधि के जितने प्रावधान थे सब चीज आक्रमण पर निर्भर था। उसके बाद अन्य विदेशी शक्तियों पर रोक। अब सिखों को यह कह दिया गया कि कोई भी विदेशी शक्तियों को आपको आसरा नहीं देना है तो हमसे पूछ के देना है। और उसके बाद पंजाब के स्थान पर जो है लाहौर में सरकार बना दी गई। अब पंजाब में सरकार नहीं रही, अब कहते हैं ना कि राजनीतिक राजधानी जो लाहौर थी बस वहीं पर रखा गया कि अब यहीं से आप सरकार चलाएंगे, यहीं पर अंग्रेज जो है अपना रेजिडेंट वहां पे रख दिया। तो पूरी तरह से जो है अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने क्या किया, सिख साम्राज्य पर अपना डेरा डाल दिया। किसने, अंग्रेजों ने। अब यहां पे कुछ लोग थे जो लाहौर की संधि से असंतुष्ट थे। कुछ सिख नेता थे वो उससे नाखुश थे। उन्होंने अंग्रेजों को कहा कि आप, हम नहीं मानते, रानी जिंद से कोई भी आज्ञा ले लेता है, कोई भी कुछ भी कह देता है, रानी जिंद को हम नहीं मानते, और दिलीप सिंह शासक हैं वो ठीक है, कुछ नियम दूसरा बनाइए। तो यहाँ पे एक भैरोवाल की संधि हुई 1846 में। भैरोवाल की संधि सिख और अंग्रेज के बीच में हुई। क्यों हुई, तो लाहौर की संधि में थोड़ा सा करेक्शन करने के लिए ये भैरोवाल की संधि हुई थी। इसमें क्या हुआ, रानी जिंद को जो है प्रतिष्ठाप शासक के पद से हटा दिया गया, यानी कि शासन में जो निर्णय लिया जाता है उससे उनको हटा दिया गया। हटाने के बाद एक जो है सरदारों का ग्रुप बनाया गया, जिसमें कुछ सिख नेता कुछ अंग्रेज थे, वही मिलके जो है निर्णय लेते थे। बाकी दिलीप सिंह को शासक घोषित कर दिया गया था। अब संपूर्ण पंजाब पर अप्रत्यक्ष अंग्रेजी नियंत्रण हो चुका था। अब यहां पे दूसरा आंग्ल सिख युद्ध। अब सिख जो थे असंतुष्ट थे। लाहौर की अपमानजनक संधि जो थी उन्हें पच नहीं रही थी, डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। बहुत बड़ी समस्या थी, भाई कैसे होगा। तो अपमानजनक संधि के बाद जो है बहुत से सैनिकों को सेवा मुक्त कर दिया गया था, जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया था। तो सैनिकों में असंतोष की भावना थी। कर बढ़ा दिया गया, जहां तहां क्षेत्र को कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। तो जनता में भी आक्रोश था, सभी विक्षुब्ध थे, उनके परिवार जो है वह क्या थे, आक्रोशित थे। तो सबने मिलकर
तय किया क्यों ना अंग्रेजों के नाक में दम किया जाए। नाक में दम करने के लिए उन्होंने क्या तरीका निकाला, जहां तक अंग्रेजी अधिकारी जो घूमते थे पंजाब में उनको मारना शुरू कर दिया। किसने? सिखों ने। सिखों ने 1848 में सबसे पहले 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की शुरू किया। उसके बाद कई जगह अंग्रेज सैनिकों की हत्या हुई पकड़ पकड़ के, जहां वो लोग घूमते थे वहां से पकड़ के उन्हें मार देते थे। अब 21 फरवरी 1849 को देखिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का समय है 1848 से 49, एक ही साल में खत्म हो गया था। गुजरात में सिख पूरी तरह पराजित हो गए। उसके बाद गवर्नर लॉर्ड डलहौजी आए। डलहौजी को तो आप लोग जानते होंगे, हड़प की नीति उसी की थी। उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, बोला कि पंजाब में कोई शासक वासक तो रह नहीं गया है, झूठ मूठ के आप लोग दिलीप सिंह को बनाए हुए हैं जो शासन चला नहीं सकते हैं, तो नहीं चला सकते हैं, अक्षम है, तो ये नियम कानून के मुताबिक हमें जो है पंजाबी राज्य को, सिख राज्य को अपने क्षेत्र में मिलाना होगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में सिख साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। मिलाने के बाद उसने बहुत सारे नियम कानून जड़ दिए। किस पर? सिखों पर। जैसे वो लोग किरपान लेके घूमते थे। किरपान क्या होता है? तलवार होता है, छोटा सा एक बित्ता का तलवार होता है, या एक कुछ कुछ बड़े तलवार भी होते हैं, कोई कोई इतना बड़ा तलवार भी होता है, वो लोग हमेशा कमर में रखते थे। क्यों? तो वो धार्मिक कारण से रखा जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि 5 जो है चीजें रखनी है, जिसमें किरपान भी था। तो डलहौजी ने क्या किया, किरपान रखने पर सख्त मनाही कर दी। कोई शस्त्र आप नहीं रखेंगे, शस्त्र अधिनियम लगा दिया उन पे, कोई शस्त्र आप नहीं रखेंगे, कोई भी शस्त्र रखने से पहले आपको ब्रिटिश से आज्ञा लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो है रखने पर प्रतिबंध लगा दिया। अब सिखों पर जो है नियंत्रण लागू हो गया। अब सिख जो है युद्ध भी करना होगा तो उन्हें पूछ के करना होगा। तो सिख को कमजोर बना दिया। इस तरह जो है सिख को जो है अंततः डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। यही था पंजाब विलय, यही था पूरा पंजाब विलय। आशा करता हूं कोई समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब समय समय पर देखिए, हमें है एक हेडिंग है आपके सामने, ब्रिटिश प्रभुता का प्रशासनिक नीति द्वारा विस्तार। अब जो था, अब प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई करने का जमाना गया। अब अंग्रेजों को क्या करना था कि अब लड़ाई के बदले उन्हें ऐसी ऐसी नीति बनानी थी जिस नीति का पालन करते हुए अंग्रेजी राज्य में भारतीय राज्य अपने आप मिलते चले जाएं। समय समय पर उन्होंने नीति अपनाई, जैसे कि घेरे की नीति, रिंग फेंस पॉलिसी, सहायक संधि, व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। तो ये सब थे, चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो उन्होंने 2 तरीके अपनाए। पहला तरीका तो युद्ध द्वारा सम्मेलन की नीति। तो समामेलन की नीति मतलब युद्ध द्वारा राज्य को सम्मिलित कर लेना। दूसरा उन्होंने जो अपनाया वह था कूटनीति और प्रशासनिक तंत्र। दूसरा उन्होंने सबसे बड़ी चीज क्या अपनाया कि युद्ध तो था कि लड़के जो है जीत लो, लेकिन दूसरी चीज ये भी थी कि लड़के जीतने के अलावा ऐसी नीति बनाओ, शांतिपूर्वक नीति द्वारा जो है हम हड़प ले। दो चीजें थी। अब युद्ध द्वारा तो हो गया, अब देखिए दूसरा कूटनीति और प्रशासनिक तंत्र कहां से लागू किया। पहला था रिंग फेंस की नीति। रिंग फेंस की नीति मतलब घेरे की नीति। अब घेरे की नीति क्या था कि छोटे छोटे बफर जोन वो लोग बना देते थे। छोटे छोटे जो है बफर जोन बना के राज्यों की सुरक्षा करते थे। बफर जोन का मतलब कि अगर निजाम क्षेत्र, मान लीजिए निजाम क्षेत्र स्वतंत्र है, तो निजाम के चारों ओर वो लोग क्या करेंगे कि छोटा छोटा अपना राज्य बना लेंगे चारों तरफ से। उसी घेरे की नीति बोलते थे। छोटा छोटा बफर जोन बना देंगे और बफर जोन बना के राज्य की सुरक्षा करेंगे। अब जहां आसपास खाली बफर जोन है, तो कोई भी युद्ध होगा तो सबसे पहले क्या होगा कि वो लोग ही पहुंचेंगे। तो वो लोग कहते थे कि हम आपके राज्य में बफर जोन बना रहे हैं। देखिए, बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमा रक्षा करने का लक्ष्य था उनका। तो राज्य में ही वो लोग अंदर में बफर जोन बनाते थे कि भाई हम कंपनी की सीमा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या करते थे, दूसरे राज्य को हड़पने का प्रयास करते थे। अब एक खेत, एग्जाम्पल में आपके पास एक खेत है, खेत में जाने के लिए रास्ता है। अब चारों तरफ से हम क्या करेंगे, अपना खेत खरीद लेंगे। कहाँ जाइएगा? अब आपको बोलेंगे कि अब तो आपके पास जाने का रास्ता है नहीं, क्योंकि हमारे खेत आते हैं। जाइएगा तो हमारे खेत को लांघ के जाइएगा ना, उसको पार करके जाइएगा। तो हम जाने नहीं देंगे क्योंकि हमें सुरक्षा का डर है। हमारी सुरक्षा कैसे होगी? अब मजबूरन वो लोग क्या करना पड़ेगा, या हमें क्या करना पड़ेगा, वो बीच वाला खेत उनको देना पड़ेगा। यही घेरे की नीति थी कि बफर जोन बना के वो लोग छोटे छोटे जोन बनाते थे चारों तरफ और कहते थे हम कंपनी की रक्षा करेंगे। अब जाइए कहाँ जाते हैं,
अंततः वो बफर जोन के कारण उनको अपना राज्य देना पड़ता था। रिंग फेंस के भीतर शामिल राज्य को उनके स्वयं के खर्चे पर सुरक्षा देना। अब वो लोग एक चीज ऑफर करते थे, ठीक है, अब रिंग फेंस के अंदर जो भी राज्य आते हैं उनको क्या करेंगे, हम सुरक्षा देंगे, आप खर्च दीजिए, स्वयं के खर्चे पर उनको सुरक्षा देते थे। एक तरह से सहायक संधि की जो नीति थी कहीं ना कहीं उसी की तरह यह भी था, लेकिन इसी का विस्तार जो है आगे चल के सहायक संधि हुआ। वेलेजली की सहायक संधि इसी का विस्तार थी। अब देखिए सहायक संधि 1798 से 1805, सहायक संधि पहले से भी थी, डुप्ले के समय से थी, लेकिन यहाँ पे जो है वेलेजली की सहायक संधि थोड़ी सी महत्वपूर्ण है। एक प्रकार की मैत्री संधि थी, लड़ाई वड़ाई इसमें नहीं होता था, मैत्री संधि थी कि आप जो के राज्य में हम सेना रखेंगे, आपकी सुरक्षा वो सेना करेगी, आप हमें उसका शुल्क दीजिएगा, यही सहायक संधि थी। डुप्ले ने इसकी शुरुआत की थी। भारतीय राज्यों के विदेशी संबंध जो थे कंपनी के अधीन थे, मतलब अगर हम सेना आपको देंगे तो आप विदेशों से दूसरे देशों से संबंध बनाएंगे तो हमसे पूछ के बनाएंगे, क्योंकि हमारी सेना आपकी सुरक्षा में लगी हुई है। तो जैसे ही वो जिससे सहायक संधि करते थे उसके जो विदेशी संबंध थे वो कंपनी के अधीन हो जाते थे, कंपनी के अंडर में हो जाते थे। उसके बाद अंग्रेजी सेना रखना अनिवार्य रहता था। कमान अंग्रेजी सेनापति के, अंग्रेजी अफसर के पास रहती थी। ऐसा नहीं है कि आप रखिएगा, आप जो आदेश दीजिएगा वही होगा, नहीं, अंग्रेज अधिकारी जो आदेश देंगे वही वो सेना करेगी, भले आपकी सुरक्षा के लिए करे। राज्य की राजधानी में एक अंग्रेजी रेजिडेंट रखना जो है अनिवार्य कर दिया। क्यों? अंग्रेजी रेजिडेंट रहेगा तभी तो सेना को आदेश देगा, सेना को आदेश देने के लिए ब्रिटेन से तो व्यक्ति आएगा नहीं। कंपनियों की अनुमति के बिना दूसरे यूरोपीय जो थे, फ्रांस वगैरह जो भी दूसरे देश थे, उनको नहीं घुसने देना है। ये भी एक सहायक संधि का क्या था, ये घेरे की नीति में नहीं था, ये सब चीज सहायक संधि में ये चीजें जुड़ गई। कंपनी राज्य की सुरक्षा करेगी और राज्य के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी, यानी आपस में आप लड़ रहे हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आपस में आप क्या कर रहे हैं, कैसा टैक्स बना रहे हैं, कैसे टैक्स वसूल रहे हैं, आंतरिक चीजों में कंपनी हस्तक्षेप नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन सुरक्षा करेगी और उसका शुल्क लेगी। देखिए कैसे कैसे जो है 1798 में हैदराबाद, 1799 में मैसूर और तंजौर, मैसूर और तंजौर 1799 में, 1801 में अवध और पेशवा दोनों, 1803 में भोंसले के बराड़ क्षेत्र, ये सभी जो है उन्होंने सहायक संधि स्वीकार की। 5-6 राज्य आप हमेशा याद रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसका प्रभाव क्या हुआ? अंग्रेजों को अत्यधिक लाभ हुआ और देशी, कभी कभी पूछता है सहायक संधि का क्या असर पड़ा, अंग्रेजों को बहुत लाभ हुआ और देशी रियासतों को बहुत हानि हुई। क्यों? क्योंकि उन पर आर्थिक बोझ बन गया, आर्थिक बोझ बढ़ गया, कमाई कम था, लेकिन अंग्रेजों के सैनिकों को देने के लिए पैसे बहुत ज्यादा देने पड़ते थे, तो आर्थिक बोझ पड़ा, अपनी स्वतंत्रता समाप्त हो गई। विदेशी राज्यों से संबंध की जो स्वतंत्रता थी, अब खुद से कुछ भी नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों की दया पे आश्रित हो गए, गुलामी की ओर एक नया कदम, ये सब जो है प्रभाव था। अब आया डलहौजी। डलहौजी को आप लोग जानते होंगे, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का व्यवगत का सिद्धांत, जिसको आप लोग कई नामों से जानते हैं, उसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, उसको हड़प की नीति भी कहते हैं, उसको विलय की नीति भी कहते हैं, किसी न किसी तरह हड़प लो। अब लॉर्ड डलहौजी ने एक नियम बनाया कि ऐसे राज्य, स्वतंत्र राज्य जो अपने आप को स्वतंत्र बोलते हैं, जो अंग्रेजों के अधीन है वो अधीन है, जो अपने आप को स्वतंत्र बोलते हैं, अगर उनके पास कोई उचित उत्तराधिकारी नहीं है, यानी शासन चलाने के लिए कोई राजा नहीं है, झूठ मूठ का अपने वारिस कोई भी बच्चा रख दिया, बोला यही शासक है, ऐसे नहीं चलेगा। शासक नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसको अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाएगा। यह नीति काफी, ये प्रयोग काफी सफल हुआ। 1848 से 56 8 साल लगा और 8 राज्य इसमें जो है अंग्रेजी सत्ता में मिल गए, अंग्रेजी सरकार में मिल गए, अंग्रेजी राज में मिल गए। लॉर्ड डलहौजी के समय लगा था लावारिस रजवाड़े या झूठे वारिस वाले रजवाड़ों को ब्रिटिश शासन राज्य में मिला लिया जाएगा, यही प्रावधान था इसका। डलहौजी के अनुसार भारत में 3 प्रकार की रियासतें थी। देखिए, पहला रियासत जो अंग्रेजों की सत्ता के अधीन था, पहले से अंग्रेजी सत्ता के अधीन था। उसके बाद दूसरा जो स्वतंत्र राज्य था, कभी भी सत्ता के, अंग्रेजी सत्ता के अधीन नहीं हुआ, इसका अपोजिट। और तीसरा ऐसे नए राज्य थे जिनको अंग्रेजों ने खुद बसाया था। तो अंग्रेजों ने जिस राज्य को बसाया था उसके लिए चिंता नहीं है,
अंग्रेजों के अधीन थे जो राज्य, उनके लिए चिंता नहीं है। चिंता किसके लिए है? स्वतंत्र राज्य के लिए है। तो स्वतंत्र राज्य के लिए ध्यान में रखते हुए ही डलहौजी ने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, हड़प की नीति, विलय की नीति लाया था। अब यहां पे विलय हुए राज्य कौन कौन हुए? सतारा 1848 में, ये सब याद रखिएगा। जयपुर और संभलपुर एक बार हुए 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। लाइन से आप लोग याद कर लीजिए। क्या हुआ प्रभाव इसका? कई देशी रियासतें समाप्त हो गई, देशी रियासतों की शक्ति खत्म हो गई, अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया स्वतंत्र राज्यों पर, अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। और ये एक बहुत बड़ा कारण बना 1857 की युद्ध का, क्योंकि लोगों में जो अब विश्वास की भावना थी वो खत्म हो गई थी, अंग्रेजों पर से विश्वास उठ गया था। इसलिए जो है ये 1857 की क्रांति का एक कारण भी बना। ये हमने आज पढ़ लिया 114 पेज तक। 130 पेज तक ये है। अगले में मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को मैं खत्म कर दूं। कैसे जो है इस चैप्टर में हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, किस प्रकार अंग्रेज जो है अपनी स्थिति का विस्तार कर रहे हैं भारत में। प्रश्न हमेशा ये आते हैं कि किस प्रकार उन्होंने विस्तार किया। आपके दिमाग में सारी चीजें रहेंगी तो इस पर बहुत अच्छा, आप जितने वर्ड में कहेगा उतने वर्ड में आप लिख पाएंगे। तो अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिए। आज है हमारा छठा दिन, 5वें चैप्टर का यह है तीसरा भाग। मैं चौथा भाग और अंतिम भाग जल्द लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। स्पेक्ट्रम को हम लोग खत्म करके ही दम लेंगे। तो दोस्तों यही है हमारा स्पेक्ट्रम और जल्द ही हम लोग इसको समाप्त करेंगे। थैंक यू।